हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी गणित की क्लास में क्लास 10th की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज देखो, हम पहली क्लास आपको सामने शुरू करने वाले हैं। वो हमारी है क्लास 10th का पहला चैप्टर हमारा आता है वास्तविक संख्याओं के बारे में। लेकिन वास्तविक संख्याओं से पहले हमें ये चीज़ें समझनी है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या, और उससे आगे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, और किसे मिलाकर के वास्तविक संख्याएं आती हैं, मतलब रियल नंबर आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम प्रत्येक संख्या के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम वास्तविक संख्याएं नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, पहला काम हमें करना है सारी संख्याएं पढ़नी, मतलब संख्या पद्धति पढ़नी है। और अगर आपको ये नंबर सिस्टम समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपका जो 10th का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला, और पूरी गणित की किताब अगर आप पढ़ोगे पूरा 10th, उसमें अगर आपको संख्या के बारे में नॉलेज नहीं है, संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, तो गणित समझ में नहीं आएगा 10th क्लास का। तो इसलिए पहला काम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में बेटा सबसे पहले, अगर जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम इंग्लिश भाषा पढ़ते हैं, तो इंग्लिश भाषा, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ता है? ABCD सीखनी पड़ती है। ABCD क्या होती है? 26 एक चिन्ह होते हैं इंग्लिश भाषा के, तो उन चिन्हों को हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर उनके वर्ड बनाते हैं और शब्द बना करके फिर उनके वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तब जा कर के हम भाषा पे पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? अल्फ़ाबेट पढ़ने पड़ते हैं, मतलब उसके चिन्ह पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे ही हिंदी भाषा पढ़ते हैं, तो हिंदी भाषा में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्णमाला पढ़े थे, मतलब हिंदी के छोटा बड़ा, ठीक है, अक्षर उसके पढ़े थे। ठीक है, और तब जाकर के फिर उन अक्षरों को मिला करके शब्द बनाना सीखा, और शब्द बना करके फिर हमने वाक्य बनाना सीखा, फिर बोलना, है ना, नॉर्मली भाषा में हम आ गए। तो ये सारी चीज़ें हमें कब सीखने को मिली? पहले हमने बेसिक चिन्हों के बारे में जाना। तो वही गणित है। गणित में भी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहाँ से? उसके चिन्हों से। तो पहला जो गणित भाषा के आंकिक जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं? उन्हें हम बोलते हैं, देखो पहले बेटा अंक क्या है? अंक, इन्हें बोलते हैं डिजिट, डिजिट्स। ठीक है, डिजिट कितने होते हैं बेटा? डिजिट होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। टोटल डिजिटों की संख्या होती है 10। जिस तरीके से अंग्रेजी में ABCD अक्षरों की संख्या जो होती है वो होती है 26। ठीक है, हिंदी में कितने होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा यहाँ पर जो गणित में अंक होंगे वो होंगे 10। 10 कौन कौन से बेटा? एक होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल मिलाकर के 10 अंक होते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या आप बड़ी से बड़ी संख्या लिखोगे तो इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके वो संख्या बनाओगे। जैसे सपोज के लिए 10 बनाया तो 10 में 2 अंक आए, 0 और 1। ऐसे ही आप कोई भी संख्या लिखोगे, जैसे मान लो आपने लिखा 2300, मतलब 2631, तो इसमें 1, 3, 6, 2 ये प्रयोग हुए। तो इसी तरीके से कोई भी संख्या आप बनाओगे तो इसमें यही चिन्ह, यही अंक प्रयोग किए जाते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग अंक। ठीक है, अंक के बाद हम पढ़ेंगे बेटा दूसरे नंबर पर हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं बेटा क्या होती हैं? इन्हें इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बेटा? होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अनंत तक जाते हैं, ये अनंत तक। ठीक है, तो होल नंबर में सबसे छोटी जो संख्या होती है वो 0 होती है, और बड़ी का पता नहीं। ठीक है, क्योंकि अनंत तक जाती है, बड़ी कौन सी हो सकती है कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये सब धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? धनात्मक, ऋणात्मक इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बेटे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, देखो इतना ही फर्क होता है, जैसे पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हुई हैं और ये जो प्राकृत संख्याएं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 और अनंत तक ऐसे करके। ठीक है, सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं, और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू करके अनंत जाती हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ देता है क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो 0 है वो इसमें नहीं होता है। अगर कोई आपसे पूछे क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद बेटा जानेंगे हम लोग सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं, सम संख्याओं को इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर बेटा क्या होते हैं? ये वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। दीज नंबर हैज बीन डिवाइडेड बाई, दीज नंबर हैज बीन डिवाइडेड बाई कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2। मतलब वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से कंप्लीट कट जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या होती है बेटा 2। देखो इसी प्राकृतिक संख्या में निकलेंगे। कहाँ से शुरू करते हैं? सम संख्याओं में 2। हालांकि 0 भी सम संख्या में ही काउंट होता है। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 और अनंत तक। ठीक है, उसके बाद बेटा हम समझते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, देखो ये संख्याएं प्रत्येक बच्चा के बारे में पता हो, प्रत्येक बच्चे को समझ में आना चाहिए। संख्याएं पता है तो वो गणित अच्छे से लगा सकता है। और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाती चीज़ें ज़्यादातर संख्या पद्धति से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखो बेटा विषम संख्याएं, विषम संख्याओं में कौन सी संख्या होती है? इसे ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, ऑड नंबर में बेटा देखो हमने क्या 0, 1, 3, 5 लिया था। अब हमें क्या लेना है? 1, 3, 5 लेना। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है, 19, 21 और डेट अनंत तक, और सर ऐसे चलती चली जाती। ये क्या होती है? विषम संख्या। ये 2 से पूरी नहीं जाती, 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो उन्हें हम क्या कहेंगे? विषम संख्याएं कहेंगे। ठीक है, उसके बाद छठा नंबर पे बेटा अब आगे हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर बेटा क्या है? भाज्य संख्याएं। देखो ये वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, मतलब ऐसे गुणनखंड हो जिसके द्वारा गुणनखंड ना किए जा सकें। ठीक है, तो जैसे अगर आप 1 लेंगे तो 1 को 1 का गुणनखंड के रूप में 1 गुणे 1 लिख सकते हो, और 2 को 1 गुणे 2 लिख सकते हो, 3 को 1 गुणे 3 लिख सकते हो, और 4 को 1 गुणे 2 लिख सकते हो। अब सोचिए 1 को 1 गुणे 1, 2 को 2 गुणे 2 और 3 को 1 गुणे 3। तो ये 2 तो अधिकतम दिख सकते हैं गुणनखंड, लेकिन 4 में 2 से ज़्यादा दिख रहे हैं। 4 में क्या दिख रहे हैं? 2 से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जिसमें ऐसे गुणनखंड 2 से ज़्यादा आ जाएं, वही संख्याएं हमारी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। अब 4 के बाद जैसे 5 है, 5 को 1 गुणे 5 लिखेंगे, 6 को 1 गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे, 7 को 1 गुणे 7 लिखेंगे, 8 को बेटा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे, और 9 को 1 गुणे 3 लिखेंगे, 10 को 1 गुणे 2 गुणे 5 लिखेंगे, 11 को 1 गुणे 11 लिखेंगे। इसी तरीके से 12 को 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे, 13 को बेटा 1 गुणे 13 लिखेंगे, 14 को 1 गुणे 2 गुणे 7 लिखेंगे, 15 को 1 गुणे 3 गुणे 5 लिखेंगे। अब समझाना इसलिए है हमें क्योंकि देखो जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसमें तो है नहीं, इसमें 2 ही है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 2 से अधिक है। तो ये जो 4 है वो हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है,
अब ये भी बेटा नहीं है क्योंकि इसमें 2 ही है, लेकिन 6 बेटा भाज्य है क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 भी हमारा भाज्य हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा ये 7 क्या है, ये भाज्य नहीं है क्योंकि इसमें गुणनखंड 2 हैं। अब बेटा 8 में 1 2 3 4 मतलब 2 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारा क्या है, भाज्य है। इसके बाद 9 भी हमारा क्या है बेटा, भाज्य है क्योंकि 1 2 3 इसमें 2 से अधिक भाज्य संख्याएं हैं। बेटा 10 भी हमारा क्या है, देखो 8 भी भाज्य हो गया, 9 भी भाज्य हो गया, 10 भी हो गया, लेकिन 11 नहीं हुआ क्योंकि 11 में 2 ही हैं गुणनखंड। इसी तरीके से बेटा 12 भी हमारा भाज्य होगा क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है। 13 भाज्य नहीं है क्योंकि इसमें 2 ही गुणनखंड है। 14 भी बेटा भाज्य है क्योंकि 2 से ज़्यादा है। 15 भी भाज्य, और इसी तरीके से आगे चेक करते जाओ और समझते जाओ। इसका मतलब यह है, मैं पहले बताना चाहूँगा आपको कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। कौन सी होती है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है क्योंकि इसी के गुणनखंड 2 से ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद आगे इसी क्रम में जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया और 14 हो गया, 15 हो गया, इसी तरीके से बेटा 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 21 होगा। ठीक, ये सब भाज्य संख्याएं हैं। तो कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हैं, समझ गए भैया। भाज्य संख्याएं लिखो, ये बेटा भाज्य संख्याएं हैं। देखिए जैसे हमने आपको बताया सबसे छोटी 4, उसके बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 25 और अनंत आगे। ठीक है, इसी तरीके से चलती चली जाएंगे क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं। ठीक है, अब बेटा आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, देखो अभाज्य संख्याएं क्या हैं, इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, ये वे संख्याएं होती हैं जो किसी के पाड़े में नहीं आती हैं, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। या तो खुद से काटें या वन से कटें, और वन से कटने का मतलब अगर काटोगे तो वही संख्या आएगी जिससे काटोगे। तो ऐसी संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याएं जो किसी के पाड़े में नहीं आती, किसी की बीट टेबल में नहीं आती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा 2 होती है। 2, हाँ 2 भाज्य, देखो 2 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं, 8 तो 2 से कट रही है, 4 से कट रही है, मतलब वो संख्याएं लिखनी है जो किसी से ना कटें। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 और उसके बाद 11, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 23 24 25 26 27 28 29 है, 29 के बाद 31 है, 31 के बाद 33 34 35 36 37 है, 37 के बाद 41 आएगी और आगे ऐसे इसी तरीके से। ठीक है, और मैं बता दूं बेटा 1 से लेकर के 1 से 100 तक में टोटल जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो टोटल 25 होती हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ कितनी लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिख दी, 13 लिख दी। और 41 के बाद 42 43 भी होती है, देखो 43 हो गई, 43 के बाद 43 44 45 46 47 48 49 50। अब देखो बेटा 2 और लिखी, 13 नहीं कि 15, मतलब 1 से 50 तक 15 होती हैं और 50 के जब आप ऊपर जाओगे तो 10 और होती, 50 से 100 आपकी 10 और मिलेगी, तो टोटल 25 होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि 1 से 50 कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी तो आप कितनी बताओगे, 15, और 1 से अगर 100 पूछता है तो आप बताइएगा 25। ठीक है, और मैंने लिख दी, आप लिखना चाहो 100 तक इस तरीके से लिख सकते हो क्योंकि ऐसी लिखनी है जो किसी के पाड़े में ना आए। ठीक है, तो ये बेटा अभाज्य संख्याएं हो गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। देखिए सबसे पहले एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें, इंटीजर्स को ज़्यादातर मोस्टली आपने जेड से प्रदर्शित देखा होगा, जेड का प्रयोग किया जाता है।
हालांकि डिजिट को डी से, पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से, प्राकृत संख्या को एन को, सम संख्याओं को ई से और विषम को ओ से, भाज्य संख्याओं को सी से, अभाज्य संख्याओं को पी से, ठीक है। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हें जेड से। इसका भी एक लॉजिक ये होता है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हें एक व्यक्ति ने परिभाषित किया था, उनका नाम था जहलीन। उनके अक्षर में पहला अक्षर, उनके नाम में पहला अक्षर जेड आता है, ठीक है। जैसे बल को परिभाषित किया था न्यूटन ने, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसी तरीके से इन पूर्णांकों को परिभाषित करने वाले एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उनका नाम था जहलीन। और जहलीन शब्द में पहला अक्षर जेड है, इसीलिए जेड से प्रदर्शित किया जाता है इन्हें। अब ये पूर्णांक होते क्या है बेटा? पूर्णांक होते हैं जैसे मान लो एक नंबर सिस्टम की एक संख्या पद्धति की हम बात करते हैं ऐसे करके, संख्या क्यों, संख्या रेखा की बात करते हैं। तो जैसे ये 0 हो गया, इधर -1, -2, -3 और -4 और अनंत तक ऐसे माइनस के चलते रहेंगे, ठीक है। ऐसे अनंत तक माइनस तक चलेंगे, यहाँ माइनस, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और फिर ये बेटा माइनस का यहाँ लगा दो, ठीक। ये डॉट डॉट करके ये माइनस का है, डॉट डॉट डॉट। और इधर आप बढ़ेंगे तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 4 ऐसे, और आगे प्लस का इन्फिनिटी तक सारे चलेंगे इस तरीके, ठीक है। अब देखो बेटा, यही पूर्णांक है। पूर्णांक शब्द का पूर्ण अंक, पूर्णांक शब्द का मतलब है पूर्ण अंक, जो परमेय संख्या के रूप में ना हो, ठीक है, पूर्ण हो, पूरा हो। अब वो चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, चिन्ह कोई भी हो, उससे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड करता है उस पर पूर्ण अंक होना चाहिए। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला था। पूर्णांक, पूरा अंक, ठीक है, कटा पिटा नहीं। कटा पिटा क्या है? जैसे 1/2 ये कटा है, मतलब 1 कटा है, 0.5 हो गया, तो ये कटा है, पूरा नहीं है ये, ठीक है। तो यही पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक बेटा 2 प्रकार के होते हैं। 0 से इधर आएगा, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इसे लिखेंगे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। और बेटा इधर वाले सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। मतलब ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इतना समझे? पूर्णांक 2 प्रकार के हो गए, एक हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा हमारा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे बेटा आगे परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं इन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। यह है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते क्या है? रैशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये इसका मतलब ये है कि जो P के बटे में Q लिखा जाए, ऐसे कोई भी संख्या ऐसे लिख दिया जाए P/Q में, बटे में लिख दिया जाए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन एक कंडीशन उसने दिया है कि Q के बराबर में 0 ना हो। कहने का मतलब जो बटे में वहाँ 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 है, ये हमारी परमेय संख्या है। -3/5 है, परमेय संख्या है। लेकिन अगर लिख दिया 4 ऐसे करके 0, तो ये परमेय नहीं है, क्योंकि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर बेटा ये परमेय नहीं है, अगर 3/1 है तो भी ये परमेय है, क्योंकि बटे में 1 है, 0 नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्या कहें या हम पूर्णांक कहें, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? परमेय संख्याएं हो जाएंगे, क्योंकि इनके बटे में अगर 1 लगा दिया जाए तो ये P/Q के रूप में हो जाएंगी, और ये सारी की सारी संख्याएं भाई फिर क्या हो जाएंगी? परमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो जितनी ये सब संख्याएं आपको दिख रही हैं, ये सब परमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। जितनी ये हमने संख्याएं आपको पढ़ाई, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परमेय संख्याएं हैं। चाहे वो 0 हो, चाहे वो ऋणात्मक कोई संख्या हो, चाहे वो धनात्मक कोई संख्या है, सारी संख्याएं हमारी क्या है? परमेय संख्याएं हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो यही आप इतना नोट कर लो। अब देखो इसी तरीके से बेटा अपरमेय संख्याएं,
आगे होंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर वो है जैसे कभी कभी ऐसी संख्या आ जाए, किसी संख्या के बटे में 0 आ जाए, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। या फिर ऐसी संख्याएं जिनका परफेक्ट वर्गमूल ना निकले, ये जो है ये रूट का साइन है, वर्गमूल, जिसका निश्चित वर्गमूल ना निकले, वो सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। जैसे √3 है। हाँ, अगर √1 आता है तो √1 है, √0 है, तो इनका बेटा ये अपरिमेय संख्या में नहीं आएंगे, क्योंकि √0 का मान 0 होता है और √1 का 1 होता है, तो 0 भी परिमेय है और 1 भी परिमेय है, ठीक है। इसलिए ये दोनों संख्याएं अगर आपको दिख जाए रूट में तो वो अपरिमेय नहीं हो सकती, वो परिमेय होंगी। कौन कौन से होंगी अपरिमेय? √2 हो गया, √3 हो गया, और इसी तरीके से जैसे √4 आता है तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये भी बेटा आपकी अपरिमेय नहीं हो सकती, ये परिमेय होगी। √5 अपरिमेय है क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है। इसी तरीके से √6 का कोई निश्चित वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अपरिमेय होगी। √7 का कोई निश्चित वर्गमूल नहीं होता है, तो ये 7 भी हमारी अपरिमेय होगी। √8 का कोई निश्चित वर्गमूल नहीं होता है, तो 8 भी हमारी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से अगर √9 की बात करें तो बेटा ये परिमेय होगी। क्यों? जो √9 होता है इसका 3 वर्गमूल होता है, ठीक है। तो आप समझिए इसी तरीके से जो भी रूट की संख्या आएंगी वो सब हमारी अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है। अब चाहे जैसे 9 आ जाता है, 9 के बाद 16 आएगा रूट में, अब 9 और 16 के बीच में जितनी भी रूट में संख्या होंगी वो सब अपरिमेय होंगी, इस चिन्ह के अंदर होंगी, ठीक है। और 16 और 25, फिर अगर रूट में 25 आता है तो वो अपरिमेय नहीं हो सकती, वो परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। ऐसे ही 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, इनका सबका निश्चित वर्गमूल होता है, और इनके बीच की जितनी भी इस चिन्ह के अंदर आ जाए वो सब अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा बेटा संख्याएं हो गई। अब बात करते हैं हम वास्तविक संख्याओं की बात। तो बेटा जहां पर याद रखना, जहां पर परिमेय और अपरिमेय, याद रखिएगा, जहां पर परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं एक साथ मिल जाएं उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब ये जरूरी था ये संख्याओं के बारे में पढ़ना, अगर जब तक हम इन संख्याएं के बारे में नहीं पढ़ते तब तक हमें इस बात की नॉलेज नहीं होती कि इस चैप्टर में वास्तविक संख्याएं क्या है। तो जहां पर बेटा परिमेय और अपरिमेय, परिमेय हमने आपको बता दिया, अपरिमेय मैंने बता दिया। परिमेय में यहां से ऊपर वाली जितनी संख्याएं हैं वो सारी शामिल हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं ऐसी हैं जिनका कोई निश्चित वर्गमूल नहीं है। तो समझिए ये वाली संख्याएं और ऊपर वाली सारी संख्याएं जहां एक साथ मिल जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। और ये कुछ बच्चों ने हमसे पूछा भी था कि सर बता दीजिए संख्याएं क्या होती हैं। तो ये मोस्टली रूप से संख्याओं के बारे में समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी भी आपको कहीं से भी डाउट है तो इसे आप देख लो, एक एक चीज़ इसमें समझ लो, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा वास्तविक संख्याओं का, ठीक है। नोट करिए।